हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 सिविक्स का। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब है संविधान निर्माण। नाउ इस चैप्टर के ओवरव्यू को अगर हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। इसका जो परिचय है वो हम क्या देखते हैं ओवरव्यू में। तो वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द rulers are not free to do what they like. There is certain basic rules that citizens and the government have to follow. कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन जो है नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। देयर आर हम कहें ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। As per the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of government and how the government should function. कि ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। In this chapter, we ask some basic question about constitutional design of democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designed them? In what way? What are the values that shape the constitution in democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing condition? इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम उसमें बदलाव की स्थितियों के अनुरूप बदलाव कर सकते हैं। वन रिसेंट instance of designing constitution for democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we return to how the Indian constitution was made, what is its fundamental values are and how it provides a good framework for the conduct of citizen life and death of the गवर्नमेंट। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इस अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाजों के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो अब हम चलते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। This was Nelson Mandela
being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa, most dreaded prison, Robben आइलैंड। कि यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। फिर हम कहें कि अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में उन्हें कैद रखा गया था। यानी रोबेन आइलैंड जो है उसके अंदर उनको कैद वहाँ पे रखा गया था। फिर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, कि रंग भेद जो है, अपार्थाइड का मतलब यहाँ पे क्या है कि रंग भेद की जो कलर को लेकर जो नीतियाँ थी या जो सरकारें थी उनके बेसिस पे बात की गई थी। स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड, कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies and Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हम कहें कि हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग जो हैं दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने रंग भेद की जो नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दिस सिस्टम, अगर हम बात करें, अपार्ट डिवाइडेड इनटू द पीपल, लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी उनकी जो स्किन का कलर था, उनकी चमड़ी का जो रंग था, उसके आधार पर दो ग्रुप्स में उनको बांट दिया। फिर अगर हम बात करें, द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, दे मेड अप about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of fixed races who were called colored, and the people who migrated from India with the white rulers treated all non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. कि जो है कि उन्होंने उनको दो ग्रुपों में बांट दिया चमड़ी के रंग के आधार पर। हम कहें तो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। फिर हम कहें कि श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें जो थी उनमें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और भारत से जो लोग वहाँ गए थे, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको जो हम कहें कि छोटा और नीचा मानते थे, उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। जो माइग्रेटेड पीपल थे जो वहाँ रहने गए थे, उनको वो बहुत ही हम कहें कि इन्फीरियर तरीके से देखा जाता था। अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन from living in the white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotel, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregations. They could not even visit the churches
where the whites worship. Blacks could not from association or protest against the terrible treatment. कि हम ये कहें कि किस तरह से जो है इन्होंने किया कि रंग भेद की जो शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, तरणताल और हम कहें कि सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतज़ाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जा सकता था। काले लोगों या हम कहें कि काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उन्हें गिरजाघर जो चर्च होता है तक में नहीं जाने दे सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विद्रोह करने का भी अधिकार नहीं था कि वो इसका विद्रोह नहीं कर सकते थे, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे इस टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट. Since 1950s, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest march and strike कि 1950 से ही हम कहें कि अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद जो प्रणाली थी के खिलाफ संघर्ष किया. उन्होंने विद्रोह प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित की. They launched protest march and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregations. This include many workers, union and communist parties. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and play a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid and as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by the detaining, torturing and the killing thousands of black and colored people. भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए. इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी. अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई. अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा. यानी किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीपल्स को जो है अवेयर नहीं होने दिया और उन्होंने उनका शोषण किया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको टीज किया, उनको टॉर्चर किया कि वो लोग जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएं. टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ओर. As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. कि रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विद्रोह बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह ज़ोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है. The white regime changed its policy. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of racial government. कि हम कहें कि इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया. भेदभाव वाले कानूनों
को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट्स हियर Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. यह सब कैसे हुआ? आइए असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से हम यह जानें कि वो क्या कहते हैं। Historical enemies succeeded in the negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the others. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone ऑफ द डेमोक्रेसी। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हम ये कहें कि भलमंद भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। आफ्टर द emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the erratics they had committed while in power. They said, let's build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic value, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle set together to draw up the common constitutions. कि हम ये कहें कि तो हम ये कह सकते हैं कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्यारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं। अगर हम आगे बात करें तो after 2 years of discussion and debating, they come out with one of the finest constitution of the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decide that in the search of a solution of problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble of the South African Constitution, see on page number 28, sums of this spirit. यहाँ से जो है हमें आगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान के नागरिकों
को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी लिया कि मुश्किल मामलों में के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर यह भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में भागीदारी जो है वो सबकी होगी। दक्षिण अगर हम बात करें अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना इस भावना को और खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।